आपको नॉन पार्टिजन कहते हैं कि जो भी आगे आ सकते हैं और जो काम कर सकते हैं बैंगलोर के लिए, उनके लिए हम लोग इंकरेजमेंट देंगे, लोगों के सामने उनकी अच्छाइयां भी रखेंगे, उनकी बुराइयां भी रखेंगे, ताकि ऐसे ही जाके वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताइए कि जब आप लोग कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए चुनाव करेंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? और अगर कैंडिडेट मान लीजिए उसका बैकग्राउंड सही नहीं है या फिर आगे चलकर अगर वो किसी तरह के मामले में फंसता है तो क्या आप लोग अपना सपोर्ट वापस लेंगे? कैसे ये? देखिए, ऐसा है कि हम अपनी तरफ से एक चेकलिस्ट तैयार कर रहे हैं कि भाई उनकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके क्या एसेट्स है, क्या जो भी चीजें हैं। ये क्रॉस द पार्टी लाइन, किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को क्रॉस द पार्टी लाइन। अब तो बहुत कम समय है, तो हम पूरे कैंडिडेट का कितना कर सकते हैं 5 मई तक, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारा आगे जाकर यही मतलब इरादा है कि सब कैंडिडेट्स की रिपोर्ट कार्ड हम देखें और वो सब इंफॉर्मेशन हम वोटर्स के सामने रखें, और फिर अगर वो जैसे जैसे वो काम करते जाएं वो हम अपडेट करते रहें, और फिर जब उनकी टर्म खत्म हो जाए उनकी रिपोर्ट कार्ड हम सामने रखें कि भाई देखो इन्होंने ऐसा ही किया है, आप इनके हम समझते हैं कि इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है, आप अगर हमारे साथ सहमत हो तो आप फिर से इनको वोट दे दीजिए, या हम समझते हैं कि ये जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इनकी बहुत अच्छी पोटेंशियल है, तो हम आप अगर हमसे सहमत हो तो आप उनको वोट दीजिए। ये जो ये लोग कर रहे हैं, क्या इससे बड़े पैमाने पे जो समस्या है उसका कोई निदान होगा? देखिए, हम बारंबार एक संस्था की बात कर रहे हैं, ये अगर हम पूरे चुनाव की बात करें, क्योंकि ये संस्था जो है वो केवल एक शहर की बात कर रही है, तो पूरे अगर हम कर्नाटक की बात करें, पता नहीं कितने सारे जिला हैं और 200 से अधिक विधानसभा के सीट्स वगैरह हैं, तो ये सब जैसे उन्होंने कहा कि ये शुरुआत कोई भी अगर हम अच्छे ख्याल से अगर शुरुआत करें वो अच्छी बात है, मगर परिवर्तन लाने के लिए कई लोगों को कई काम करने पड़ेंगे, वो किसी एक संस्था से नहीं होगा, मतलब कम से कम लेकिन कहीं से तो शुरुआत होगी, कहीं से तो पहले नहीं, मगर ये तो पहली शुरुआत नहीं है ना, कई लोगों ने कई काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से पूरा परिवर्तन आने वाला, और ये शुरुआत इन्होंने नहीं की है, इसके पहले से भी कई लोगों ने कई प्रयास किए हैं। 1970 या मतलब 1947 से लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले भी बहुत चीजें हो चुकी हैं, अभी भी कोई नई पहल है, इसलिए नेताओं को डरने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा वैसे चलने देना। नेताओं को डरना क्या है? डरने किसी को डराने वाली बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमको अगर अच्छा शासन चाहिए तो उसमें जो भी प्रयास है वो अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि, मगर अगर हम चुनाव को एक वो लगाएं कि भाई ये एग्जाम्पल है और इसमें इसके द्वारा हम कैसे अच्छा एक शासन चाहें, तो उसमें तो कई चीजें हैं कि पहली बात यह है कि जो जनता जागृत हो, मतदाता जागृत हो और सोच समझ के वोट दे, और जो पैसों का जो हिसाब है, जो ये लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा देंगे, असलियत में तो करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो अगर आपने एक प्रैक्टिकल इश्यू ये है कि जो जागृत जनता जिसको आप कह रहे हैं, जो अवेयरनेस है, वो तो जो सबसे मोस्ट अवेयर पर्सन्स हैं वो तो वोट डालने ही नहीं जाते, और जो निचले तबके के लोग हैं उनको आप किसी भी तरीके से मना लेते हैं, पटा लेते हैं वोट डालने के लिए। ये बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो राजनीतिक मामलों के बारे में जो जागरूकता है, वो मैं तो कहता हूं कि मध्यवर्गीय और जो पढ़े लिखे और शहरों में रहते हैं कई मात्रा में उनकी कम होती है, और गांव में उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस ज्यादा होती है। तो ये तो मैंने बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। मैं तो गांव में काम करता हूं, वहां पे आप एक ढाबे में बैठ जाए तो आधा घंटा वो पूरे पॉलिटिक्स के बारे में A to Z सुना देंगे, और यहाँ के लोगों को पता ही नहीं होगा कि MLA कौन है यहाँ का। तो जागरूकता तो वहीं पे ज्यादा है, मगर वो बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मिडिल क्लास या रूरल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मगर हम किस आधार पर वोट देते हैं, हम आदमी को सामने देखते हैं, उसको पहचानते हैं, और उसके पीछे हमारी क्या सोच है। तो अभी जो है हमारा जो प्रजातंत्र है या जो डेमोक्रेसी है, उसको नचाने वाला जो पीछे जो बैठा हुआ है वो है पैसा। पैसे के जो कठपुतलियों को पैसा नचा रहा है, और जब तक उसको हम ठीक नहीं करेंगे, चाहे हम कुछ भी प्रयास कर लें, कुछ नहीं होने वाला। एक सवाल है कि जब पैसे वाले खुद अवेयरनेस लाने और लोगों को जागरूक करने और साफ सुथरी राजनीति की पहल कर रहे हैं, उससे क्या कुछ बदलेगा? देखिए, साफ सुथरी राजनीति तो होनी चाहिए, मगर अभी एक सर्वे आप कह रहे थे ना, हमारे एक मित्र ने दूसरा एक सर्वे किया, उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति जो है वो भ्रष्ट है मगर काम करके दिखाता है, ये दूसरा व्यक्ति है वो बिल्कुल ही अच्छा आदमी है, नेक और ईमानदार है, मगर काम नहीं करता। तो ज्यादातर लोग कहते हैं हमको भ्रष्ट आदमी चाहिए। तो
तो भ्रष्टाचार सच्ची में चुनाव में मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा वो हमको देखना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार तभी बनता है जब मेरे को फर्क पड़ता है। अगर किसी ने सुना कि भाई उसने वहां पे इतने पैसे मार लिए, सरकार से मार लिए, तो उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर जब मेरे को चोट लगती है तो मैं कहता हूं कि आदमी भ्रष्ट है। तो ये राजनीतिक मामला ऐसे नहीं सुलझेगा। तो क्या भ्रष्टाचार इस चुनाव में मुद्दा है और क्या भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नागरिक समाज जो भ्रष्टाचार को बार बार उजागर करने की बात और बार बार सामने लाकर जनता को अवेयर करने की बात कर रहा है, उससे कुछ बदलने वाला है या नहीं? इस पर चर्चा करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। नेशनल इंटेग्रिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे नहीं उस समय इल्म था कि 3 महीने बाद मुझे गवर्नरशिप मिलेगी। मैंने कभी आगे का फिक्र नहीं किया। देखिए, महामहिम राज्यपाल में इस बार जनरल जे सिंह से मुलाकात सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या इस चुनाव में करप्शन कोई मुद्दा बन पाएगा या नहीं, जिसको लेकर नागरिक समाज सबसे ज्यादा आंदोलित है। सरिता, पिछला 5 साल जो बीजेपी का शासनकाल रहा, उस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का रहा। लेकिन बीजेपी के नेताओं से जब आप बात करें तो वो कहते हैं कि करप्शन मुद्दा है, लेकिन करप्शन तो पहले के दूसरे जो कांग्रेस के शासनकाल थे उस दौरान भी होता रहा, इसलिए करप्शन कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं। और अभी आपने बाकियों को बोलते हुए सुना, लोग ये चाहते हैं कि जो नेता काम कर दे, भले ही वो थोड़ा पैसा खा ले, लेकिन काम कर दे, उसी को हम प्रेफर करेंगे। ऐसी स्थिति में इनका जो एजेंडा है वो कैसे सर्व होगा? Well, I think people are looking not just for somebody incorruptible, but also somebody who can deliver. I think governance has become increasingly important, and it's not just in amongst the educated classes. Even the people that are, whom you consider completely rural, illiterate, even for them, people delivering, their candidates delivering makes a big difference in the election. And so I would think that if there is an organization, or if there are a bunch of organizations that are amping up voter awareness on good governance, good administration, good candidates who can deliver, I think that makes a difference too. So when you're talking about the BJP government for the last 5 years, yes, corruption has been a huge issue, but so also has been maladministration. I mean, this government has simply not performed, and everybody is talking about the non-performance of the government along with the heightened corruption. So it's been a combination of complete lack of governance as well as huge amounts of corruption. So, the BJP is trying to wash its hands off this issue, but I think voters are quite aware that it's not just corruption but also a lack of administration. जी, करप्शन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही लेवल पे अगर बीजेपी फेल हो रही है तो आपकी भी कहीं कोई तारीफ नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई इशू नहीं है या ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको दिखा के या जिसको बता के आप लोगों के अंदर कोई ऐसा इमोशन पैदा कर सके या इस नाकामी का फायदा उठा सके। अगर आपको कर्नाटक राज्य के इतिहास पता है तो आपको पता चलेगा कि जब कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन था तो आम आदमी के लिए बहुत काम और प्रोग्राम्स शुरू किए। लैंड रिफॉर्म्स कांग्रेस रेजिम ने दिया। ये जब SM कृष्णा चीफ मिनिस्टर थे तो बेंगलोर को ग्लोबल सिटी और ग्लोबल आईटी कैपिटल बना दिया। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कांग्रेस रेजिम्स में शुरू हुआ। लोग को पता है और उसका मेमोरी भी बहुत अच्छा है। उसको पता है कि अगर कांग्रेस वापस आता है तो स्टेबिलिटी भी आएगा, अभिवृद्धि भी आएगा। इसलिए आप कह रहे हैं पर उसी SM कृष्णा और उसी कांग्रेस सरकार को हराकर तो बीजेपी आई थी। नहीं, मैं ये बात नहीं मारूंगा और सरिता का बात भी नहीं मारूंगा, क्योंकि लिए जो इम्प्लीमेंटेशन अब तक हुआ है 5 साल से, अब तक किसी पहले का सरकार से नहीं हुए। हाँ। किसी सरकार से नहीं हुए। और करप्शन के जो बारे में बात करना चाहते हो, जो कुछ जो यूपी में सेंट्रल में हो रहा है
और जो कुछ ये कर्नाटक में जो हो चुका था वैसा करप्शन कभी भी नहीं हुआ है। जो कुछ हमारा जो पक्ष में जो करप्शन हुआ था, जो किसने सब रेस्पॉन्सिबल था, उसको हम निकल चुके हैं। अब देखो, अब एक देखना चाहता हूँ कि आप लोग कि जो कि बेंगलुरु में ही जो हमारी सरकार आने के पहले बहुत सारे फ्लाईओवर्स अंडरग्राउंड वो सब बहुत साल से वैसे गिरा था, 9 साल 10 साल से। हमें आने के बाद जो 1 साल और 18 मंथ में वो सब कंप्लीट किया। और हर गांव में और म्युनिसिपल इलेक्शन, म्युनिसिपल रहने दो, कॉर्पोरेशन रहने जो पैसा वो डेवलपमेंट को दिया अब तो किसी सरकार ने दिया। और हर गांव में और हर कॉर्पोरेशन में जो अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटीज वो सब जो अच्छा तरह से किया। ये क्या हुआ, बहुत सारे टाइम पर हमारे जो पत्रकार लोग ने हमारे को उसको मैनेज करने के लिए, इसलिए आप अपनी सरकार की तस्वीर ये पेश कर रहे हैं कि वो तो बहुत ही प्रो डेवलपमेंट रहा। जरूर जो कुछ लेकिन मेरे पास दो चार उसको निकाल चुका है। आंकड़े हैं, बहुत ज्यादा तो ये कॉमेडी शो है या सीरियस शो है? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कुछ हमारे पास, उसके मुताबिक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2008 में पर 1045 था, 2011 में 41 हो गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1997 में 195 था, जो कि आगे भी उतना ही चलता रहा। लिटरेसी रेट 2001 में 66% था, 2011 में 75% हो गया, जबकि केरला में 94% है। गरीबी रेखा यानी बीपीएल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 1999 टू 2000 के बीच में ये 20% के आसपास था। और हालांकि ताजा आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 2004-05 के आसपास ये 25% था। तो ये कुछ वो जो सामाजिक सरोकारों की बात है, वहां पे तो सरकारें पिछड़ी हुई ही नजर आ रही हैं। अभी तक अगर जन्म देते हुए माताओं की मौत हो जाती है, नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, अगर आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की कमी है, अगर आप कूड़े की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, शहर की साफ सफाई को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर ये डेवलपमेंट किस काम का है? मैं ये समझती हूँ कि एक जो बहुत अच्छी कल्पना बीपैक लेकर आए हैं ये है कि क्राउड सोर्सिंग करेंगे। इसका मतलब सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। हम लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि जो लोग एक्सपर्ट हैं इन चीजों में, जैसे आपने कहा गार्बेज रिमूवल, जैसे आपने कहा हेल्थ इंडिकेटर्स, जो सिटीजन्स इनमें एक्सपर्ट है, उन सिटीजन्स को हम लोग एक कमेटी में अपॉइंट करके उन मामलों पे रिपोर्ट करने के लिए कहेंगे, ताकि उनकी एक्सपर्टीज भी काम आ जाए। सब लोग जो बीपैक में काम करते हैं वो वॉलंटरी काम करते हैं, तो जो भी लोग इन चीजों में एक्सपर्ट है वो अपना समय दें। और हम लोग एक किस्म से क्राउड सोर्सिंग, जैसे आईटी में कहते हैं, कि जो आम जनता है उनकी जो भी कैपेबिलिटीज है उनको हार्नेस करके जो भी हम लोग इतना बड़ा काम करना चाहते हैं, इतने लोग भी तो अवेलेबल हों जो अपना टाइम दें और ऐसी चीजों के लिए हम लोग को रिकमेंडेशन दें जो कि हम कैंडिडेट्स के पास जाके या लोगों के पास जाके इम्प्लीमेंट करवा सकें। ये संकल्पना जो है बीपैक की, वो मुझे लगती है कि बहुत पावरफुल हो सकती है, कि ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सकता है बहुत लोगों का। और जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने एक्सपर्ट्स आके एडवाइस करेंगे, उतना ही वो सब स्टैंडर्ड उसका ऊपर हो जाएगा। जी आपका क्या इन्हें सजेशन है? क्या जो ये लोग कल्पना कर रहे हैं या जिस तरह की पहल कर रहे हैं, उसको देखते हुए आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जो भ्रष्टाचार की जो सवाल है ना, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे अभी हम फ्रीडम पार्क में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पहले तो हम ये जरा गौर से सोचें कि स्वतंत्रता का जो सबसे बड़ा एक प्रतीक है हमारे बेंगलोर में, वहां पे हम केवल पॉलिटिकल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का मूल गढ़ क्या है? अभी हम देखते हैं ये पेड़ है, सामने एक पेड़ है, उसके जड़ में क्या है? तो भ्रष्टाचार का जड़ क्या है, जब तक हम नहीं समझेंगे, हम यही बात करेंगे कि भाई स्कूल नहीं चल रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। राजनीतिक दलों की जो अभी व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि वो केवल सत्ता में आना चाहते हैं और इतना काम दिखाने के लिए करना चाहते हैं कि वे अगली बार हम फिर से जीतें। उनको लोगों के प्रति सचमुच में सहानुभूति है कि नहीं? कुछ लोगों में होगी, लेकिन जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं उनकी चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि जितना खर्चा बढ़ गया है चुनाव को, बिल्कुल बहुत बढ़ गया, वो अगर खर्च निकलेगा नहीं तो फिर अगले चुनाव में जीतेंगे कैसे? बिल्कुल, यही तो चिंता वो कैसे दूर? वो भी नीचे जड़ों में यही छुपा हुआ है, ये वाले सत्य जो आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव में जो इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो कहाँ से आएंगे? अभी कोई हमें बता रहे थे कि इनके जो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे उनको भ्रष्टाचार के आरोप पे हटा दिया, मगर वो जो नेताजी थे उनको इतना उनके ऊपर एक
दबाव था कि उन्हीं के पार्टी में 2 लोग बल्लारी में बहुत सारा पैसा लेके अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहे थे, तो उनको मुकाबला करने के लिए इनको भी पैसे बनाने पड़े। तो ये इस टाइप का जो चल रहा है, चेन हो रहा है, अब इसको तोड़ने के लिए मेरे ख्याल से हमको सबको मिलकर एक वादा करना चाहिए कि जो भी हमें वोट देने का प्रयास करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे, और हम अब सबको मिलके अपने कैंडिडेट को 50 रुपये, 100 रुपया, 1000 रुपया हमको देना पड़ेगा, और उसको बोलो कि कोई और नहीं देगा, हम लोग देंगे आपके चुनाव के कैंपेन के लिए, और पैसे देने के बाद आपको पूछेंगे भाई आपने अच्छी तरह काम किया कि नहीं, क्योंकि वही भागीदारी की बात है। अब ये भी अच्छा प्रयास है, मगर इसके एक आगे की सोच बता रहा हूं कि भाई 2-4 लोग हैं, करोड़ नहीं हजारों करोड़ हैं, वो थोड़े अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो मतदाता हैं हमको भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी आपकी पॉलिटिकल वोट देने से काम नहीं चलने वाला है, क्यों सरिता? Well, you know, the thing in Bangalore is that until recently, people were not even registering to vote. Until the last, पिछले 3-4 महीने में 2 लाख वोटर्स से ज्यादा अभी रजिस्टर हुआ है। तो what I'm saying is that people are actually willing to participate in the process, whether it is to elect somebody good or make a right choice, to think and vote, to actually bring out their choice, to exercise their choice. The first time I'm seeing such a huge enthusiasm to actually register as a voter amongst young people, first time voters, 2.5 lakh people have actually registered to vote in this process, and I see that as a hugely optimistic sign for what the elections in this country could be. It could even change the outcome. Yes. And I'd like to say that BPAC really is seeking to offer a platform to the 40% urban educated vote बैंक ऑफ बैंगलोर, एंड बैंगलोर इन यूनिक पोजीशन, अनोखी है ये बात बैंगलोर के बारे में कि यहाँ पर 40% लोग अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हैं, और वो एक वोट बैंक बन सकते हैं। अगर वो साथ में वोट करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको सोलिसिट करेगी और उनके लिए उनके एजेंडा के लिए काम करेगी। बाकी सिटीज में 40% वोट बैंक होता ही नहीं है अर्बन मिडिल क्लास को, तो इस हिसाब से बैंगलोर हैज अ यूनिक opportunity to really sort of harness the strength of the middle class to get them out to vote, and BPAC's entire thing is to have a platform for people to join them and have so many people that we can make a difference to who is elected and what their agenda will be. लेकिन असल में जनता किस तरह से इसमें भागीदारी चाहती है, खुद जनता की जुबान से सुनेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर यहाँ पर बैठे लोगों और तमाम मेहमानों से सवाल जवाब। This week we are touring the dry lands of Maharashtra. This river has completely dried up. Parched land stretching miles. Thirsty people, destroyed crops. Maharashtra faces the worst drought in decades. Watch our special report, Thirsting for Cloudburst, only on Rajya Sabha television. तो बैंगलोर के इस फ्रीडम पार्क से आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि राजनीति में मध्य वर्ग की, नागरिक समाज की भागीदारी क्यों जरूरी है, और एडीआर के कुछ ताजा तरीन आंकड़े हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। एडीआर की एक रिपोर्ट है जो कि 2008 से 2013 यानी बीजेपी के शासनकाल के दौरान बनी है, और उसके मुताबिक हर बीजेपी का जो मिनिस्टर रहा इस दौरान, उसकी जो ग्रोथ है, एसेट ग्रोथ जो है वो 665% के हिसाब से बढ़ी है। और अगर एमएलए की ग्रोथ की बात करें तो उसकी सालाना जो औसत ग्रोथ रही है, वो मतलब एसेट ग्रोथ रही है, वो 364% के करीब रही है। तो ये जिस गति से नेताओं की प्रगति हुई है, क्या उसी गति से और उसी एवरेज में आम जनता की भलाई हो पाई है? सवाल करते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अनवर साहब ने पिछले दिनों मैंने देखा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऊपर भ्रष्ट का इल्जाम लगाया था, और आया था, पेपर में भी आया था, हमने पढ़ा था कि कांग्रेस से भ्रष्ट नेता भरे पड़े हैं। मैं ये जानना चाहूंगा अनवर साहब में कि बीजेपी में कितने साफ सुथरे नेता हैं, ये बताएं, और ये बताएं कि बीजेपी कितना साफ है। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं आपको, जो कुछ आपका प्रश्न जो अच्छा था, जो कुछ मैंने जो एक्सपोज किया जो आदमी लोग को, जो हमारा डिपार्टमेंट में आया था वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में,
मैं जो एक्सपोज किया रहमान खान और सबको वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में, वो 2,30 करोड़ का जो भ्रष्ट हुआ था उसको एक्सपोज किया था। जो कुछ आप सवाल मेरे के लिए पूछ रहे थे, जो कुछ भ्रष्ट हमारा पक्ष में हुआ था, जो हमारे पे जो कुछ भ्रष्ट में आरोप लगे थे वो सबको हम निकाल चुके हैं। वो येडियुरप्पा रहे और बल्लारी के लोग रहे, वो सब हमारे पक्ष में नहीं है अब, क्योंकि जो कुछ भ्रष्ट में मिला हुआ था, इवन और एक आदमी दावणगेरे का और एक आदमी को भी हम निकाल चुका है, रेणुकाचार्य। ये सब लोग को जो भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था, we have taken them out. Only thing we took some time. साहब, आपके सवाल का जवाब ये हुआ कि अब बीजेपी में कोई भी आदमी, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई भी दाग हो, सब साफ सुथरे हैं। अगला सवाल कर लेते हैं। This is my question to the gentleman representing the BJP. Sir, why we have chosen you? We have chosen just because you might have given at least a little bit fair. जी. And entire 5 years you are blaming the previous government. I am not appreciating. Here the Congress, no? जी. They are worse than the BJP because now you every time, every time the Congress became a silent spectator. You know why? People have to fed up on the BJP. So people will vote for us. Now, what are the issues? Do you know? Congress and the BJP. In Bangalore I am talking. 1,542 slum houses have been demolished. Where are you people? Where are you people? If anybody raises your voice, where were you? Secondly, there were nurses strike in the Bangalore. More than 500 nurses. They were on the street for long, 22 days. Just give day him and night. Just give him the time So to answer, sir. These people are very clever. Answer. They'll consume, they'll give answer. Where you went? And serial thefts. See, okay, give me the reply. You blamed us first, that you called the Congress worse than it. I'm not defending Congress or saying BJP at one stroke. But I'd like to tell you very clearly, whatever we did in the last 5 years, we have done probably the best we could do than any other government. If you take into consideration the development that has taken place in Bangalore, then the previous, all the work which are not completed for more than 9-10 years, for example, the old airport road, the flyovers, the Jayadeva Hospital flyovers, the underpasses in Malleshwaram, all these things which was there just lying for more than 9-10 years, we completed over a year and a half. Same if you take entire tour of the state, every local government, whether it's a corporation, municipal corporation or Pattan Panchayat, we have given enough and more funds for them to do the work, and everywhere the work has been done much better than the earliest one. And if you take into consideration the minorities and the backwards, again there was a considerable improvement even in the minority segment also, because we have given much more than any other previous government has given by about 20 or 30 folds. 30 folds. And as for the demolition, of the slum dwellings you are concerned, it is not. I'm sure you are referring to Shantinagar constituency, which we are not. See, there is one MLA there from the Congress. He was partly. You are ruling the state. I'm telling you. Listen. See, one thing great about our government is the particular man who is representing a particular state, a particular constituency, it is left for him to decide for the development. What were you doing? Let me finish. What were you doing? Let me finish. He came with the plan of developing that place. In the bargain, he demolished the slums. My dear, and as for the nurses, only one. I want to tell you one thing. No, Bangalore is not Karnataka. You want to ask something? आप सबको सलाम अलैकुम। मेरा नाम सरदार अहमद कुरैशी है। मैं टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट का सदर हूँ। मैं यानोर मालपड़े जी से क्वेश्चन करता हूँ, जो वफ के प्रॉपर्टियां का जो ला है वो घोटाला ला है, वो कौन कौन करे सब है। आपकी पार्टी में नहीं थे क्या? और आप वफ की प्रॉपर्टी कितनी बचा कर हैं, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको। और दूसरा रहा, आप स्लम का आप बोले ना, तुम्हें गरोड़ा माल को 7.5 एकड़ तुम्हारे गवर्नमेंट में हुआ है। सो गरोड़ा माल को नॉट कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉट जनता दल। मैं जनता दल के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के फेवर में। तीनों भाई की हैं, ये कोई भी अलग नहीं है। तो 7.5 एकड़ गरोड़ा माल को आप कैसा दे सकते हैं? आपके परेड में हुआ है। आप लोग इधर बीजेपी हुकूमत 5 साल से किए हैं, अपर कैस्ट लोगों को, डेवलपर्स को काम किया है। किसानों के लिए, किसान तो रोज मर रहा है,
किसान का तो पूछने वाला कोई नहीं है। और गरीब लोग तो ऐसा स्लम बनाना, आप कहते हैं आदमियों को आश्रय स्कीम में साइड ऑन देकर रहे जी, आज ऐसी बात है। ये सवाल का जवाब आप दीजिए, मेहरबानी फरमाकर। जो किसान लोग से जो हमारे गवर्नमेंट ने दिया है, अब तक किसी गवर्नमेंट में नहीं किया। और हमारे गवर्नमेंट का एक बड़ा एक अचीवमेंट जो है, जो किसान के वास्ते एग्रीकल्चर बजट भी हम किए थे, और जो कुछ किसान लोगों को जो लोन सब दिए थे, अब तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। हम 1% में उसको लोन दिए, और हर जगह में कर्नाटक राज्य में 1% के लोन हम हर किसान को दिए। अब किसी एक आदमी एक किसान बहुत खुशी है। नहीं, सबूत देते हैं, किसानों से सबूत लेकर देते हैं। आप जो हिंदुस्तान टाइम्स का एक 2 हफ्ते के पहले के एडिटोरियल में जो बोल रहा है, जो कुछ किसान लोग कर्नाटक में जो मिला, सारे हिंदुस्तान में नहीं मिला है। जी, अगला सवाल लावारिस है। जी, अगला सवाल पूछिए। मैं फाल्गुनी राजपूत हूँ। मेरा सवाल अनवर साहब से है कि आप कह रहे हैं कि पानी जहाँ अपने हर घर में पानी आपने पहुँचाया है, बट बहुत सारे पाइपलाइंस सिर्फ आपने पाइपलाइंस डिग करके रखे हैं, पर पानी किसी के घर तक पहुँचा नहीं है। पीडब्ल्यूडी स्कैम के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आप कौन से गांव के हैं? आप बेंगलुरु वाले, बाहर गांव वाले? पहले बताइए मेरे को। जी नहीं, मैंने ये पढ़ा था पेपर में, इसलिए आप ये गाँव वाले, मैं बोलता हूँ, आप ये गाँव में, बाहर गाँव में, जो कुछ आप सुना है वो गलत है। जो कुछ सुना नहीं है सर, पढ़ा है। सुना नहीं है, ये पढ़ा है सर। बरकों में रहेगा, जो कुछ वो गलत पढ़ा आपने। जो कुछ हमें जो पाइपलाइन लगाए थे हर जगह पे, पाइपलाइन पूरी हुआ था, पाइपलाइन पहले पूरा हुआ है सर, पूरी हुआ है, और 68% जो पूरी है उसमें पानी चल रहा है। पहली बार बहुत से घर है जिसमें पानी नहीं पहुंचे हैं, हमारा ये कहना है। मेरी बात सुनो, पाइपलाइन आपने जरूर बिठाया सर, पर पानी नहीं पहुंचाया। पहली बार जो ये इतना डिफिकल्ट रहने में सीजन में भी जो बारिश नहीं है, कावेरी वाटर दूध की बहुत जगह गया, फिर भी ये समर में अब तक उतना पानी का शॉर्टेज नहीं है। जी आप सवाल पूछना चाहते हैं? माय नेम इज जय कुमार रेमंड। जी, somebody वो भी बोल रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है, हम उनकी बात